गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली? सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, बोल दिया करो एक बार में। सो मैंने देखा असाइनमेंट बहुत बच्चों के नहीं आए हैं। जिन लोगों ने कर दिया अच्छी बात है, जिन लोगों के नहीं आए हैं प्लीज़ जल्दी से सबमिट करें। आप लोग असाइनमेंट जल्दी से सबमिट नहीं कर रहे हैं। और बहुत लोगों के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे। तो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम्स में कितने चैप्टर आ रहे हैं? 9 चैप्टर किसी का आ रहा है? फर्स्ट टर्मिनल में किसी का नहीं आ रहा? तो चलिए फिर आज चैप्टर 9 स्टार्ट करते हैं, रे ऑप्टिक्स। ओके, तो रे ऑप्टिक्स में सबसे पहली चीज़ है, पढ़ा हुआ है आपने, ज़्यादा उतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ यहाँ पे जो चीज़ ये है कि जो आपने 10th में पढ़ा है उसका जो फॉर्मूलेज पढ़े हैं उनकी डेरिवेशंस यहाँ पे आ जाती हैं। तो डेरिवेशन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि डेरिवेशंस में कैसे किस तरीके से करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहली डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट इज द फिनोमेना ऑफ change in path of light in medium where angle of incident is equal to the angle of reflection। यानी कि जो लाइट है वो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है हमेशा किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर इंसिडेंट होती है तो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कौन कहता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, ये सेकेंड लॉ कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ कहता है कि जो एंगल आई है यानी एंगल इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लिख लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, फर्स्ट पॉइंट, a part of incident light is turned back, a part of the incident light is turned back into the first medium, into the first medium. This is called reflection of light. This is called reflection of light. मैं एक एक चीज मैं समझा रहा हूँ जिसमें तीन फिनोमेनास को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइट जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट पे सिर्फ रिफ्लेक्शन ही हो, बहुत से पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तीनों पॉइंट हो सकते हैं। तो ग्लास स्लैब में अगर आप देखें तो एक ग्लास स्लैब का भी मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लास स्लैब है, ये आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इस पे एक लाइट इंसिडेंट हुई एंगल आई, रिफ्लेक्ट हो गई एंगल आर और रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये तीन पॉइंट यहाँ पे तीन फिनोमेना हो सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, तीन पॉइंट हो सकते हैं। तो इसी डायग्राम में मैं तीन पार्ट में लिखवा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट आप लिख चुके हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज टर्न्ड बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड पॉइंट लिखिए, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, द पार्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, a part of the incident light is transmitted into the second medium, is transmitted into the second medium along a along a changed direction, along a changed direction. This is called refraction of light. This is called refraction of light. This is called refraction of light. सर एक ग्लास स्लैब का है। हाँ, ये ग्लास स्लैब का ही है। मैं तीनों पार्ट ग्लास स्लैब में ही बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया और ये वाला पार्ट आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ठीक है, इसमें दो मीडियम हो गए, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सेकेंड पार्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेकेंड मीडियम अलोंग ए चेंज्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है और उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसमें चेंज आ जाता है। जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसके डायरेक्शन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। ओके, तो ये चेंज आपको ध्यान में रखना है। तो दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड पार्ट है द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी, द रिमेनिंग थर्ड पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी is absorbed by the second medium. The remaining third part of the light energy is absorbed by the second medium. This is called absorption of light. This is called absorption of light. सर रिपीट कर दो। The remaining third part of light energy, the remaining third part of light energy is absorbed by the second medium, the second medium. This is called absorption of light. This is called absorption of light. ठीक है, तो मैंने एक ही में 3 पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट, इंसिडेंट लाइट सेम मीडियम में टर्न बैक हो जाती है या बाउंस बैक हो जाती है सेम एंगल पे, जिस एंगल नॉर्मल के साथ जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुआ था उसी सेम एंगल पे वो टर्न बैक हो जाती है। दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंसिडेंट लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है वो चेंज हो जाता है, तो उस चेंज ऑफ पाथ के फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट का कुछ ना कुछ पाथ जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो इंसिडेंट होती है, वो ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का मीडियम अलग होगा, तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट का कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करता है, तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये 3 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेनली आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, दोनों मिक्स भी पढ़ सकते हैं कहीं कहीं जगह पे। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, पढ़ा हुआ है, इजी है। मैसेज देखना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कह रहे हो सर? एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन है? एब्जॉर्प्शन है, ए बी बी बी, एब्जॉर्ब। ओके सर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। उसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे
the angle of incident is equal to the angle of reflection. The angle of incident is equal to the angle of reflection. It means angle I is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That means angle I is equal to angle R. Second point. Second point, the incident ray, comma, the reflected ray and the normal. The incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence, all lie in the same plane. All lie in the same plane. देखो फर्स्ट पार्ट में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा वो चीज अब सेकंड पार्ट टोटली डिफरेंट थोड़ा सा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एटम डिफरेंट वेव वो सब मिलेगा। तो यहाँ से अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से पीछे से ज्यादा कुछ रिलेटेबल नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? सब चीजें नई होंगी कुछ ना कुछ। The second point, the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. तो ये आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। दैट मीन्स कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और सेकंड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों ही सेम प्लेन पे रहते हैं। सेम प्लेन का मतलब जैसे देखो ये इंसिडेंट रे की लाइन और रिफ्लेक्टेड रे की लाइन और नॉर्मल, ये तीनों मैंने बोर्ड पे बनाई है। तो तीनों लाइन किस पे है? बोर्ड पे। तो बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। ऐसी नहीं कि मैंने रिफ्लेक्टेड रे हवा में बना दिया, ठीक है? तीनों प्लेन पे, सेम प्लेन पे लाई करती हैं। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये डायग्राम के बेस पे आप बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए तो फिर अब आ जाते हैं मिरर पे। मैंने बोला कि इतना बहुत अच्छे से आप समझ सके नहीं कि लाइट क्यों है, ऑब्जेक्ट क्यों दिखती है, सब आप 10th में सीखो। कोई बताएगा क्यों दिखती है ऑब्जेक्ट हमें? सर एक और क्या बोल रहे हो? सर रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्शन की वजह से। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्यों दिख रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से। किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट या तो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आए, या फिर उस ऑब्जेक्ट में से लाइट निकले, तभी वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। जैसे कि अगर एक बंद कमरे में अगर लाइट नहीं होती है तो हमें उधर कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें से लाइट निकल रही हो, तो इसलिए हमें कुछ दिखता नहीं, ठीक है? तो आंखों की वजह से होता है। जो अंधे हैं उधर भी तो लाइट आती है ना, पर उन्हें नहीं दिखता ना। एक आइडियल सिचुएशन बता रहा था बेटा, तुम तो बिल्कुल ही दिल पे ले लेते हो बात, हैं? मतलब नॉर्मल हम जनरली सबके पास आइज हैं, भगवान की दुआ से उनकी अच्छी भी आइज होनी चाहिए, हम यही कामना करते हैं। तो अगर ये सब चीजें हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है? यस सर। ज्यादा दिल पे मत लिया करो बातों को, ठीक है? नेक्स्ट मिरर। तो मिरर कितने टाइप के होते हैं, कौन बताएगा? तीन है, कॉन्केव, कॉन्वेक्स। दो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, दो टाइप के, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। हैं? भावनाओं में मत खो, दिमाग से चलो। मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर दो टाइप के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्केव स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो इस तरीके से आपके मिरर होते हैं, ठीक है? प्लेन मिरर का आपको पता है कि सिंपल सी बातें हैं कि अगर हम फर्स्ट बात करें प्लेन मिरर की, तो इतना इसमें कुछ पूछा नहीं जाता है। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा इमेज भी उतनी दूर ही बनेगी, ठीक है? और वो भी इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। और कैसी बनेगी? इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी,
कैसी बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनेगी। और क्या हो सकता है, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है प्लेन मिरर में, जो इमेज बनती है उसमें क्या चेंज दिखता है आपको? सर पोजीशन सेम रहेगी। सर राइट लेफ्ट अपीयर होता है और लेफ्ट राइट। हाँ बिल्कुल सही मनीष, लेटरल इन्वर्जन, इसे क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, सॉरी, इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन मतलब कि राइट लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट राइट में दिखेगा, ठीक है, इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। इसका कोई एक एग्जांपल बताओ, कौन बताएगा लेटरल सर इन्वर्जन का? एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, रिटर्न ऑन कार। हाँ, व्हीकल जो वैन होती है उस पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों लिखा हुआ होता है उल्टा? ताकि आगे जो व्हीकल चल रही है वो जब अपने रेयर व्यू मिरर में देखे तो उसे एम्बुलेंस सीधा दिखे, यानी लेटरल इन्वर्जन होके उसे सीधा दिखेगा, ठीक है। तो ये इसका प्रैक्टिकल डेली लाइफ में एक एग्जाम्पल है लेटरल इन्वर्जन का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? देन आता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छे से जानते हो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर जो कि साइड से थिक होता है और बीच से मिडल से क्या होता है, थिन होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो साइड से थिन होता है और मिडल से थिक होता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। और बातें अगर देखें तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में एक सेंटर पॉइंट होता है और इसके चारों तरफ एक सर्कल होता है। इस सर्कल का अगर हम एक पार्ट ले लें, ये पार्ट ले लें, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, कॉन्वेक्स मिरर। तो इसको अगर आप देखो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। सॉरी, इसको हम ऐसे करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर इधर लेते हैं, ठीक है। ये क्या ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपका कॉनकेव मिरर बनता है, या और इस तरीके से आपका कॉन्वेक्स बनता है। हमें ऑब्जेक्ट किस साइड रखना होता है, लेफ्ट साइड, सही ले रहे थे पहले। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कॉन्वेक्स के लिए दिखा रहा हूं मैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये कॉनकेव के लिए दिखा रहा हूँ। मतलब कि जो भी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर होता है वो बेसिकली एक सर्कल का यानी स्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है। स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम अपर्चर कहते हैं, और उस पार्ट को अगर हम निकाल लें तो वही आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर हो जाता है। जस्ट आपको ये डिसाइड करना है कि किस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो अगर आप देखें तो इस सर्कल का ये सेंटर है जिसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसमें पोल और एक पोल पॉइंट होता है, जिसमें ये सेंटर पॉइंट अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं, ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से यानी इसमें लेंस के मिरर के जो मिडल पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल, पी पोल हो जाएगा। उसके बाद आता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा बैक साइड आएगा आपका, यानी कि बीच में ये, और कॉनकेव का आता है फ्रंट मिरर के सामने, दैट इज ये, ठीक है, समझ गए। तो ये फोकस हो गया कॉनकेव मिरर के लिए, यानी कि कॉनकेव मिरर का फोकस मिरर के सामने आता है, यानी कि उसका जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, क्योंकि उस पे जो रेज हैं वो एक्चुअली मीट करती हैं।
जब अगर कॉनकेव मिरर पे अगर रेज आएंगी तो वो आपस में एक दूसरे से रियल में इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए कॉनकेव मिरर के जो फोकस होता है उसको हम रियल फोकस कहते हैं। वहीं पे कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है तो उस पे जब रेज आएंगी तो वो एक्चुअल में रियल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी, वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो लेंस फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, एफ फोकस हो गया। ठीक है, नाउ पी से एफ तक क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। पी से यानी पोल से एफ तक फोकल लेंथ, पी से सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर से डिनोट करेंगे। वी और यू आपको पता है, यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। यहां तक अगर आपको नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपने 10th क्लास में इमेज फॉर्मेशन के 6 डायग्राम बनाए होंगे कॉनकेव मिरर के लिए, और 2 बनाया होगा आपने कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जो 6 कॉनकेव मिरर और 2 कॉन्वेक्स मिरर है वो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जो केसेस हैं, जो भी 6 और 2 केसेस हैं मिला के टोटल, उन सभी 6 केस 8 केसेस में अगर ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर रखते हैं तो उसके बेस पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डायग्राम आप, अगर आपसे मैं बोलूँगा रियल इमेज के लिए डायग्राम बनाओ तो आप कोई भी बना सकते हो, पर रियल इमेज का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि वर्चुअल इमेज का डायग्राम बनाओ, कोई भी हो सकता है पर वर्चुअल इमेज ही बननी चाहिए, चाहे ऑब्जेक्ट को आप किधर भी रखो पर बनना वर्चुअल चाहिए। तो मतलब ये स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा कि ऑब्जेक्ट को 2F के पीछे रखा है या F के अवे रखा है, C और F के बीच में रखा है, ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन डायग्राम नहीं आएगा। जस्ट वो आपसे ये कहेगा कि derive the mirror formula for real image, derive the mirror formula for virtual image for convex lens। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। तो यू हैव टू लर्न द नेचर एंड पोजिशन ऑफ द ऑल डायग्राम। डायग्राम जरूरत नहीं है, बट जो इनकी इंफॉर्मेशन है वो जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं वर्चुअली आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड सी इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, कौन बताएगा? चलो यहीं पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकस पे कैसी बनेगी? कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको लर्न करना है। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, कॉनकेव लेंस की बात, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस और उसके बीच में मिरर के बियॉन्ड सी बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी।
बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड बनेगी। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपको ये होनी चाहिए। रे डायग्राम जो है वो, ये मैं आपके ऊपर 6 डायग्राम लर्न करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको ये लर्न करना है कि रियल एंड वर्चुअल इमेजेस कहाँ पे बन रही है। ये आपका होमवर्क है, आप लिख लीजिए। बाकी मिरर फॉर्मूला और वो सब अभी हम करेंगे, बाकी मैं बताता रहूंगा। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखोगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सी पे बनेगी। ठीक है, कैसी बनेगी? सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। वर्चुअल कब बनेगी? कॉन्केव में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो। इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपका ये है कि आप आठों मिरर के आठों डायग्राम के एक टेबल बनाएंगे, जिसमें एक कॉलम लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। एक कॉलम बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, जिसमें एक कॉलम होगा आपका यू यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा कॉलम होगा वी यानी इमेज कहाँ बन रही है, तीसरा कॉलम होगा नेचर कि क्या नेचर है, रियल और वर्चुअल। ये 3 कॉलम के आपका एक टेबल बनना चाहिए। 8 डायग्राम यानी कि 6 कॉनकेव मिरर और 2 कॉन्वेक्स मिरर। इन 8 डायग्राम के यानी 8 पॉइंट आपके बनेंगे। ये टेबल गूगल क्लासरूम में अपलोड होनी चाहिए, मैं ये देखूंगा। आज का डेली असाइनमेंट में ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इतनी बात आप लोग सभी समझ गए होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, यहाँ तक तो बात आप लोगों को क्लियर ही है। देन एक रिलेशन लिख लीजिए, एफ और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है? होमवर्क सभी ने लिख लिया होगा, आई होप। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, हाँ, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर यानी फोकस एंड रेडियस के बीच में। तो फोकस इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस बाय 2। ये आपको सभी को पता है, आर बाय 2। रेडियस का हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? फोकस मिलेगा। क्लियर है? रेडियस को हाफ करोगे तो फोकस कैसा मिलेगा? हाफ मिलेगा रेडियस का। ये रिलेशन है। इसका एक डेरिवेशन भी है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है, तो कोई जरूरत नहीं है उसको करने की। ठीक है, डेरिवेशन की एफ और आर के बीच में रिलेशन निकाल के दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बोलोगे तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हाँ, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आप एक तरीके से बार ग्राफ को याद कर लीजिए। ओरिजिन पे हमेशा आपका मिरर या लेंस रखा होगा। ओरिजिन पे क्या रखा होगा? मिरर या लेंस रखा होगा। इसके लेफ्ट साइड जाओगे तो नेगेटिव, राइट साइड जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे जाओगे तो नेगेटिव, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि इस साइड अगर u या v बनता है तो वो नेगेटिव रहेगा, इस साइड अगर v बनता है तो वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, h1 अब देखो, u हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि u यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा आप मिरर या लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं, तो u हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, v चेंज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। h1 हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा आप सीधा रखोगे, तो इसलिए h1 हमेशा पॉजिटिव होगा। h2 नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, और अगर पॉइंट जैसे याद रखना है, जैसे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की बात करते हैं, तो कॉनकेव में जो फोकस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस हमेशा नेगेटिव होता है। यू तो नेगेटिव होगा ही। वी डिपेंड करता है कि इन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, वी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये चीज है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, रेडियस
पॉजिटिव होगा और V हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में V हमेशा वर्चुअल बनती है, इसलिए वो उसका V पॉजिटिव ही आता है। कॉनकेव में वर्चुअल और रियल दोनों बनती है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने एक आपको इजी वे में रखने के लिए, याद रखने के लिए आप नोट कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा रे डायग्राम समझ लेते हैं कि रे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, रे कहाँ से जाएगी तो कैसे होगा, ये सब चीज़ें समझ लेते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे एक डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, बाकी डेरिवेशन घर से आप करेंगे और वो सेम होंगी, सिमिलर होंगी, कोई चेंज नहीं होगा अगर आप सिंबल्स के जो सिंबल्स यानी नोटेशन जो डालेंगे वो सेम रखते हैं तो। जैसे कि अगर मैंने कॉनकेव मिरर में रियल इमेज के लिए अगर आपसे मिरर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोला है, तो उसी तरीके से वर्चुअल इमेज की भी डेरिवेशन होगी, कॉन्वेक्स में भी उसी तरीके से होगी। बट वही है कि जब आप रे डायग्राम बनाओ तो जो सिंबल्स नोटेशन है वो सेम रखें, बाकी सारी डेरिवेशन सेम होगी और थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब आप एक डेरिवेशन करोगे उसके बेस पे आपके काफ़ी सारे डेरिवेशन हो सकते हैं, यहाँ पे ये चलेगा, क्योंकि 4-4, 5-5 डेरिवेशन हैं हर लेंस को लेके, हर मिरर को लेके, बट वो सारी डेरिवेशन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं पहली डेरिवेशन जो हम करेंगे। बस थोड़े से चेंजेस होंगे जो कि मैथमेटिकल चेंजेस होंगे, जैसे जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आ सकता है, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस आ सकता है, तो ये चीज़ है। जहाँ फोकल माइनस रेडियस हो रहा है वहाँ रेडियस माइनस फोकस हो रखा है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी चीज़ें जो हैं वो आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी इन चैप्टर में। थोड़ा चैप्टर लेंदी है तो इसीलिए प्रैक्टिस इस चैप्टर में मोस्टली आपको प्रैक्टिस की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इसमें डेरिवेशन है वो भी डायग्राम के बेस पे, ठीक है, तो रे डायग्राम के बेस पे, तो आपको इसीलिए इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रे डायग्राम बना के उसकी डेरिवेशन करना इट्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस मांगती है। नोट कर लिया सबने? नहीं, कुछ कोई क्वाड्रेंट वाड्रेंट का रोल नहीं है, जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है, क्वाड्रेंट का कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ साइन कन्वेंशन। देन हम कुछ रे डायग्राम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि रे कहाँ से आएगी तो कहाँ जाएगी तो क्या होगा। पहले हम कॉनकेव का ही देख लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो पहला, जब भी ये प्रिंसिपल एक्सिस आपने ड्रॉ करी, जब भी लेंस को मिरर को बनाओगे तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमेशा लेफ्ट साइड होना चाहिए, ध्यान रखना। तो अभी आप कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आपका कॉनकेव के लिए हम देख रहे हैं। तो जब भी कॉनकेव के लिए करोगे, ये आपका कॉनकेव हो गया, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, यानी कि पैरेलल टू द पैरेलल एक्सिस आ रही हैं, तो हमेशा कहाँ जाएंगी? फोकस पे। तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएंगी? फोकस पे। कोई सी भी पैरेलल रेज हो, फोकस पे जाएंगी। सेकंड, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रेज फोकस से आ रही हैं तो कहाँ जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्या होगा? पैरेलल हो जाएंगी। तो ये रे फोकस से आ रही है तो ये पैरेलल होगी, यानी कि इसका रिवर्स हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। थर्ड, तो थर्ड डायग्राम में बता रहा था कि ये फोकस हो गया, ये सी हो गया,
तो अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आएगी, तो कोई बता सकता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी तो कहाँ जाएगी रे? सर उसी पाथ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसी पाथ से वापस चली जाएगी, यानी कि ये रे है, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो ये वापस उसी पाथ से चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 90 डिग्री पे इस पे इंसिडेंट होती है, अलोंग नॉर्मल होती है, क्योंकि सी क्या है? रेडियस है। तो रेडियस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या बनेगा? रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, अगर आपको ध्यान हो तो। अगर कोई भी रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी तो वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड फोर्थ वन इज, जो याद रखना है आपको, दैट इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई रे अगर पोल से होके जाएगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंगल आई एंड एंगल आर, सेम एंगल। पोल वाला हमेशा सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 डायग्राम फॉर्मेशन रूल्स हैं कि अगर रे, अगर आपको कोई भी इन चारों में से कोई भी रे अगर आपको दिखती है तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्शन कैसे करना है। पैरेलल आएगी तो फोकस पे रिफ्लेक्ट कर देना है, फोकस पे आएगी तो पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और पोल पे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, कॉन्वेक्स के लिए भी यही सेम रूल अप्लाई होता है, बट कॉन्वेक्स में ज़्यादा फॉर्मेशन बन नहीं पाता है क्योंकि उसमें सारा वर्चुअल होता है। जैसे कि कॉन्वेक्स के लिए मैं अगर बनाऊं, मैंने बोला कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर लेफ्ट साइड होगा तो आपको ध्यान रखना है इसका फोकस किधर जाएगा? बैक साइड, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर जाएगा? बैक साइड। तो अगर कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, यानी कि पैरेलल आ रही है, पैरेलल रे अगर कोई रे आ रही है तो दैट मीन्स वो इन्फिनिटी से आ रही है। तो जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहाँ जाएगी? फोकस पे। बट इफ जिसका जो फोकस है वो बैक साइड है, तो इसका मतलब बैक साइड तो जा नहीं सकती रे, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट किसके अकॉर्डिंग होगी? फोकस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन क्लिक करी और ये ऐसे रे चली गई। तो यहाँ पे देखो, जो रे है वो वर्चुअली फोकस पे गई है, रियल में नहीं गई है, वर्चुअली फोकस पे गई है। तो इसका मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। हमेशा ध्यान रखना, जो वर्चुअल रे होगी उसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करोगे, और जो रियल रे होगी उसको लाइन से ड्रॉ करोगे। तो देखो, अब रे पीछे तो जा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने पीछे डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, और रे उसी के अकॉर्डिंग क्या हो गई है? डाइवर्ज हो गई है। सेम केस आप सेकंड बना सकते हैं फोकस के लिए। अगर कोई फोकस पे आएगी तो इसका बस ये रे डायग्राम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये रे डायग्राम उल्टा हो जाएगा। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई फोकस पे रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से कोई सेंटर पे जा रही होगी तो वो वापस हो जाएगी, कोई पोल पे आ रही होगी तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वही सारे केसेस हैं। बस ये रे डायग्राम के लिए आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी रे किस किस तरीके से पास होती है। अब इस चीज को लेके अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इस चीज को लेके अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, कोई भी डाउट किसी रे को लेकर। नोट्स आप बना रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये जो आज भी लिखवाए हैं सब एक तरीके के नोट्स हैं, अलग से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये एक तरीके के नोट्स ही बन रहे हैं। मैं डेफिनेशन भी लिखवा रहा हूँ, डायग्राम भी बनवा रहा हूँ, डेरिवेशन भी करेंगे, इसमें नोट्स इसी तरीके के हैं, अलग से नोट्स की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश यही करी है कि हर पॉइंट आपको लिखवाऊँ ताकि नोट्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पता नहीं है नोट्स मिले ना मिले, तो वो वाली बात है। तो जो आपको लिखवा रहा हूँ वही सारे नोट्स हैं, उन्हीं को पढ़ने की जरूरत है। उसके अलावा सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, यानी कोई भी रेफरेंस बुक, हेल्प बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और एनसीईआरटी सॉल्व करें बस। बाकी नोट्स के लिए जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना काफ़ी है, उसके अलग नहीं है। बट अगर ऐसा कोई टॉपिक आपको समझना है पर्टिकुलरली, तो वो टॉपिक मैं फिर अलग से, आप बोलोगे तो अलग से भी समझा सकते हैं लिखवा सकते हैं। कर लिया सभी ने नोट? किसी को कोई डाउट? अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो एक बार यस सर, डन सर,
Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम रूल कि किस तरीके से डायग्राम को शो करना है। नाउ अब हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। मिरर फॉर्मूला कर लेते हैं। आप लोगों को दिख रहा है, मतलब मार्कर इंक खत्म हो गई है। तो पहले हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v minus 1/u. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या होता है आपका मिरर फॉर्मूला। इस मिरर फॉर्मूले की आती है डेरिवेशन, और वो डेरिवेशन आती है डायग्राम के बेस पे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा और स्केल्स और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें, स्केल और पेंसिल ले लें। आपको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है 4। अब ये मिरर फॉर्मूला आप किसके लिए कर रहे हो? फर्स्ट कॉनकेव मिरर, हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, और उसमें भी पहला पार्ट है रियल इमेज के लिए। किसके लिए कर रहे हो? रियल इमेज के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि रियल और वर्चुअल के लिए दोनों के लिए डायग्राम आ सकता है, डेरिवेशन आ सकती है। तो रियल इमेज हमें बनाना है, तो कोई भी हम एक पॉइंट ले सकते हैं जिसमें रियल इमेज बनती है। मैं पॉइंट ले रहा हूँ बियॉन्ड सी वाला। मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ? बियॉन्ड सी वाला, ठीक है। तो ये मैंने बनाया कॉनकेव मिरर, आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर में आ गया फोकस, होल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता हूँ, तो इमेज कहाँ बनती है कौन बताएगा? इमेज कहाँ बनती है कौन बताएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी? एनीवन? सर F और P के बीच. एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और डिमिनिश्ड बनेगी। तो रे कौन कौन सी है? 3 रेज को ध्यान में रखना है जब भी आप मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। 3 रेज, फर्स्ट पैरेलल जाएगी, सेकंड पोल से जाएगी, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है। तो देखिए, स्केल का यूज करते हुए पैरेलल रेज गई और फोकस, स्केल का यूज करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर और वापस, ठीक है। थर्ड रे पोल स्केल का यूज करते हुए और इंटरसेक्ट करेगी सेम पॉइंट पे। तो ये आपका डायग्राम होना चाहिए, ये आपका डायग्राम होना चाहिए। इसी तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे। पहली रे बनाएंगे पैरेलल, जो फोकस से होके जाएगी। और पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लर्न है तो प्लीज स्केलिंग का यूज करें। सेंट पोल से जितनी दूरी पे फोकस है उतनी दूरी पे फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो फोकस को हाफ कर दीजिए 3 सेंटीमीटर, स्केलिंग कर लीजिए। फिर सी ऑब्जेक्ट को रखो और फिर रेज का यूज करें। स्केलिंग से क्या होता है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और इमेज अपने आप सही जगह पे बन जाती है, ठीक है। तो पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड टू द फोकस। सेकेंड रे बनाएंगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से, विच इज रिफ्लेक्टेड ऑन द सेम पाथ। रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और वापस उसी पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। थर्ड आप बनाएंगे पोल से, जो कि सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। ये 3 रे डायग्राम के बेस पे आप डायग्राम बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ए एंड बी, और इमेज आपकी बन गई ए डैश एंड बी डैश। इमेज आपकी क्या बन गई? ए डैश एंड बी डैश, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं? फोकस, वी, यू,
आर। तो ये 4 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं, वी एफ यू आर, और सारी किस साइड हैं, लेफ्ट साइड। सारे किस साइड हैं, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड है तो इसका मतलब सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ पे हम सिमिलैरिटी लेते थे जिसमें रेशो, ट्राइंगल के रेशो सेम आते हैं, ये मैथ में सीखा होगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, यानी कि जब सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनके साइड्स के जो रेशो होते हैं वो सेम आते हैं, ये सभी ने पढ़ा है। किसी को नहीं पता हो, भूल गए हो तो रिमाइंड में करवा रहा हूँ। मैथ में कॉन्ग्रुएंट टॉपिक होता है जिसमें आप सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये चीज हमने सीखी हुई है, अभी कौन से क्लास के मैथ में सीखी है ये मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो उसी चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम ट्राइंगल्स लेंगे, तो देखो एक ट्राइंगल आपको ऑब्जेक्ट से मिलेगा और एक ट्राइंगल आपको इमेज से मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक ट्राइंगल आपको देखो मिलेगा ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल मिलेगा ए डैश बी डैश सी। तो ये दो ट्राइंगल आपको मिल गए, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, जो कि सिमिलर हैं। ठीक है, तो सिमिलर हैं तो इसके बेस पे हम कह देंगे कि एज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना है। तो इसके बेस पे रेशो क्या आ जाएगा, रेशो इक्वल आ जाएगा किसके, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डैश सी। ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डैश सी। ये इस ट्राइंगल से आया। सेकंड देखो, सेकंड ट्राइंगल क्या बन रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट से, ए बी पी ए डैश बी डैश पी। देखिए अगले ट्राइंगल्स क्या बन रहे हैं, ए बी पी ए डैश बी डैश पी, ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो अगेन देखो ए बी पी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश पी। यहाँ से भी रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। रेशो क्या सेम आएगा, रेशो सेम आएगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए पी अपॉन में ए डैश पी। ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी डैश ए पी बाय ए डैश पी, ये आपको रेशो मिल गए ट्राइंगल। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप देखोगे तो ए बी बाई ए डैश बी डैश, ए बी बाई ए डैश बी डैश, दोनों का रेशो क्या है, इक्वल है। रेशो इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होगा। तो हम देखिए, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ और ये भी रब कर दे रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मिलेगा ए सी बाय ए डैश सी इज इक्वल टू ए पी बाय ए डैश पी। ए सी बाय ए डैश सी, ए पी बाय ए डैश पी। अब देखिए ए सी की बात करूं तो मुझे ए सी नहीं पता, कोई वैल्यू नहीं है ए सी की। ए डैश सी की बात करूं, ए डैश सी, ए डैश सी, कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ए पी की बात करूं, ए पी है, यू है। ठीक है, यू है। ए डैश पी अगर बात करें, ए डैश पी है, वी है। तो मतलब जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। तो ए सी कैसे आएगा, हमें ए सी चाहिए। ए सी कैसे मिलेगा, ए सी हमें मिल सकता है अगर हम ए पी में से सी पी को माइनस कर दें। एपी में से सीपी को माइनस कर देंगे तो हमें एसी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर देखिए एसी जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एपी माइनस सीपी, एपी माइनस सीपी, है ना, यही माइनस करना पड़ेगा। और ए डैश सी कैसे मिलेगा, ए डैश सी मिलेगा हमें, ए डैश सी मिलेगा सीपी में से ए डैश पी माइनस कर दें। ए डैश सी कैसे मिलेगा, सीपी में से ए डैश पी माइनस कर दें। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, इतनी बात मिल गई ना। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो इसको हमने पुट किया तो सो हमें क्या मिल गया,
हमें मिल गया AC की जगह पे रख दिया हमने AP माइनस CP इज इक्वल टू AP अपॉन में CP माइनस A' P और अपॉन में क्या आ जाएगा A' P। ठीक है, अब हमें वैल्यू पता है एज AP इज इक्वल टू किसके बराबर है, AP इज इक्वल टू बराबर है U के, वो भी क्या है नेगेटिव। A' P के CP किसके बराबर है, CP बराबर है R के, वो भी कैसा नेगेटिव। उसके बाद क्या चाहिए हमें A' P, तो A' P इज इक्वल टू किसके बराबर है, A' P बराबर है V के, वो भी क्या है नेगेटिव। ये वैल्यूज मिल गई नेगेटिव भी, तो सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। इनको आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, तो पुट करोगे तो क्या मिलेगा, AP की जगह आ गया माइनस U माइनस CP क्या है माइनस R अपॉन में CP क्या है माइनस R माइनस A' P क्या है माइनस V इज इक्वल टू AP किसके बराबर है माइनस U A' P किसके बराबर है माइनस V। वैल्यू पुट कर दी। नाउ आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे, इजी है। तो माइनस से माइनस गया, माइनस U प्लस R अपॉन में माइनस R प्लस V इज इक्वल टू U बाय V। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट उसको सॉल्व करना है। तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस UV प्लस RV इज इक्वल टू माइनस RU प्लस UV। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, R वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे और बाकी टर्म को दूसरी साइड कर लेंगे। ठीक है, तो R वाली टर्म एक साइड करी तो मैंने ये इधर मिल गया RV प्लस RU इज इक्वल टू UV प्लस UV। तो आप देखिए R को कॉमन ले लें तो V प्लस U इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2UV इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2UV। इंक खत्म हो गई है, इंक है भी नहीं, तो थोड़ा सा आप, मैं बोल रहा हूँ उससे मैनेज कर लें। नहीं, तो RV प्लस U इज इक्वल टू क्या मिल गया 2UV। तो आप देखिए R उधर चला जाएगा और UV इधर आ जाएगा, तो V प्लस UV अपॉन में UV इज इक्वल टू क्या आ गया 2/R। इसको अगर आप अलग करोगे तो V से V कैंसिल 1/U और U से U कैंसिल 1/V और 2/R किसके बराबर होता है 1/F के। ये साइड में आप लिख लोगे फोकस इज इक्वल टू R/2। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, यहाँ से क्या हो गया प्रूव हो गया, इजीली आप देख सकते हैं। अब किसी को इसमें कोई पॉइंट या स्टेप नहीं समझ में आया है तो बताइए, इसको नोट कर लेंगे। क्या करा, रे डायग्राम है, दो ट्रायंगल लेने हैं। अब ये देखो ये डायग्राम जो बनाया है, हर मिरर फॉर्मूला जो प्रूव करोगे चाहे वर्चुअल के लिए कॉन्वेक्स के लिए, तो सब में यही है आपके, हमेशा ट्रायंगल ABC और A'-B' बनेंगे, ABP और A'-B' बनेगा, यही ट्रायंगल बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ तक तो सेम मिलेगा आपको, यहाँ तक हर किसी में सेम मिलेगा, जस्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा कि क्या माइनस और क्या प्लस हो रहा है। उसके बाद आप देख रहे हो मैंने मैथमेटिकल सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है। ठीक है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू क्या करी है पुट करी है। तो क्या करा है, रेशो निकाला ABC A'-B' जिसमें AB बाय A'-B' निकाला इज इक्वल टू क्या मिल गया AC बाय A'-C। फिर सेकेंड ट्राइंगल लिए हैं ABP और A'-B' जिसमें AB बाय A'-B' होगा जो AP बाय A'-P के बराबर होगा। दोनों में AB बाय A'-B' है, AB बाय A'-B' है, तो रेशो सेम आया तो इक्वेट कर दोगे। इक्वेट करोगे तो AC की वैल्यू AP माइनस CP से मिलेगी, A'-C की वैल्यू CP माइनस AB'-P से मिलेगी। उसके बाद ये वैल्यू पुट करने के बाद AP की वैल्यू पुट करी, CP की वैल्यू पुट करी और A'-P की वैल्यू पुट करी। पुट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन मैथमेटिकली आ गई। और ये हमें पता है कि 2/R किसके बराबर होता है 1/F के। तो आई होप सबको क्लियर है, अगर क्लियर है तो एक बार यस सर नो क्लियर सर बोल दीजिए या लिख दीजिए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और इसको नोट कर लीजिए। और इसी के साथ दूसरा होमवर्क आपका ये है
कि कॉनकेव मिरर का जो वर्चुअल इमेज का डायग्राम है, रे डायग्राम, वर्चुअल इमेज का जो रे डायग्राम है, उसके लिए आप डेरिवेशन अपलोड करोगे। मैंने आपको बता दिया, जस्ट रे डायग्राम में चेंज आएगा, बाकी चीजें सब सिमिलर, पॉइंटिंग आप नेमिंग अगर सेम रखोगे तो सब चीजें सेम होगी, बस यहाँ से चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई करेंगे वर्चुअल इमेज के लिए। तो 2 होमवर्क हो गया, एक आपको टेबल बना के अपलोड करनी है और दूसरा आपका वर्चुअल इमेज के लिए रे डायग्राम मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम में। ओके, तो सबको क्लियर है? अभी तक एक बच्चे का रिप्लाई और एक बच्चे के ही मैसेज में रिप्लाई आया है, बाकी को समझ? यस सर। कशिश, समझ में आ रहा है? सर ये कितने मार्क्स में आ जाता है? ये 2 से 3 मार्क्स में आता है। और सर न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, जैसे वैल्यूज दे देंगे हमें? हाँ, न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। बाकी जिनको नोट करना है वो नोट कर सकता है।